आज के समय में जब भी एंटरप्राइज आर्किटेक्चर या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, बिल्कुल सही। मतलब ऐसा लगता है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की हर मुश्किल का समाधान मिल गया हो। सर्वर रूम्स की जगह अब डेटा सेंटर्स ने ले लिए हैं और ऐसा लगता है कि वर्कलोड को क्लाउड पर शिफ्ट करते ही मतलब सब कुछ अपने आप सुचारू रूप से चलने लगेगा। जो कि असल में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एग्जैक्टली क्योंकि जब बात इस विशाल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑपरेशनल खर्च और सिस्टम की परफॉर्मेंस को एक साथ संतुलित करने की आती है, तो ये किसी जटिल पहेली से कम नहीं लगता। हाँ, और इसी पहेली को सुलझाना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण का आधार एक बेहद महत्वपूर्ण रिसर्च दस्तावेज है, जिसका नाम है मैक्सिमाइजिंग वैल्यू अज्योर कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज। ये एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट है ना? और आज हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य लक्ष्य भी यही समझना है कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के इकोसिस्टम में बिना किसी तकनीकी या आर्किटेक्चरल उलझनों में फंसे रणनीतिक तौर पर खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और साथ ही बड़े वर्कलोड्स के लिए सिस्टम की स्पीड को कैसे बेहतरीन रखा जाए। सही काम। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये पूरी चर्चा सिर्फ क्लाउड का बिल कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि उपलब्ध कंप्यूट और स्टोरेज संसाधनों का सबसे स्मार्ट डेटा ड्रिवन इस्तेमाल कैसे किया जाए। देखिए, ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन को लेकर इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि इसका मतलब सिर्फ संसाधनों को काटना या बस अंधाधुंध बजट कम करना है। जो कि अक्सर बैकफायर कर जाता है। बिल्कुल, लेकिन इस दस्तावेज के अनुसार असली ऑप्टिमाइजेशन एक इंटेलिजेंट रिसोर्स एलोकेशन की प्रक्रिया है। इंटेलिजेंट रिसोर्स एलोकेशन मतलब संसाधनों का बुद्धिमानी से बंटवारा। हाँ, हाँ। इसका सीधा सा मतलब है संसाधनों का इस तरह से रणनीतिक बंटवारा करना जहां लगातार टेलीमेट्री और मॉनिटरिंग के जरिए परफॉर्मेंस को बिजनेस के मुख्य लक्ष्यों के साथ अलाइन किया जा सके। तो अगर किसी भी संस्था को यह स्पष्ट नहीं है कि उनके मान लीजिए माइक्रो सर्विसेज या डेटाबेस की वास्तविक जरूरतें क्या हैं, तो वे या तो अंडर प्रोविजन करके परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर ओवर प्रोविजन करके भारी वित्तीय नुकसान उठाएंगे। बीच का रास्ता खोजना ही असली चुनौती है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। जब हम खर्च के रणनीतिक प्रबंधन या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, तो दस्तावेज में सबसे पहला तरीका वर्चुअल मशीनों की राइट साइजिंग सुझाया गया है। राइट साइजिंग, ये सबसे बेसिक लेकिन सबसे असरदार तरीका है। हाँ, अक्सर देखा जाता है कि इंजीनियरिंग टीमें भविष्य के संभावित ट्रैफिक स्पाइक से बचने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा बड़े ई सीरीज या मेमोरी ऑप्टिमाइज सर्वर पहले से ही प्रोविजन कर लेती हैं। जबकि उनका काम डी सीरीज के सामान्य सर्वर से भी आराम से चल सकता है। बिल्कुल। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे जैसे कोई एक छोटा परिवार रहने के लिए बहुत बड़ा महल किराए पर ले ले, जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा कभी इस्तेमाल ही ना हो। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। और इसी ओवर प्रोविजनिंग को रोकने के लिए राइट साइजिंग की जाती है। दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताता है कि हिस्टोरिकल डेटा का विश्लेषण करना कितना जरूरी है। हिस्टोरिकल डेटा जैसे कि पिछले 30 दिनों के सीपीयू यूटिलाइजेशन, मेमोरी थ्रैशिंग और नेटवर्क थ्रूपुट का गहराई से विश्लेषण करना। इसके आधार पर वर्चुअल मशीनों को उनकी वास्तविक मांग के बिल्कुल सटीक आकार के अनुसार डाउनसाइज या अपग्रेड किया जा सकता है। और मुझे लगता है इसमें अज्योर के कुछ नेटिव टूल्स भी मदद करते होंगे। बिल्कुल, इसमें अज्योर एडवाइजर जैसे टूल्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये टूल मशीन लर्निंग का उपयोग करके यह पहचानते हैं कि कौन से रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड हैं। अच्छा, तो ये सब मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। ने एआई आपकी मदद करता है। इससे न केवल ऑपरेशनल खर्च कम होता है, बल्कि बर्स्टेबल वीएम जैसी सीरीज का उपयोग करके बेसलाइन परफॉर्मेंस को बनाए रखते हुए लागत को भारी मात्रा में घटाया जा सकता है। वो इंटेलिजेंट एलोकेशन थियरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई एंटरप्राइज अपने क्लाउड बिल को देखता है, तो सबसे बड़ा खर्च अक्सर लॉन्ग टर्म कंप्यूटर रिसोर्स किसका ही होता है। हाँ, कंप्यूट का बिल हमेशा सबसे ज्यादा आता है। यहीं पर रिजर्व्ड इंस्टेंसेस और सेविंग्स प्लान का जिक्र आता है। हमने देखा है कि एज्योर ऐसे प्राइसिंग मॉडल देता है जहां 1 या 3 साल के कमिटमेंट पर भारी डिस्काउंट्स मिलते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इसमें वेंडर लॉक इन या कह लें आर्किटेक्चरल लॉक इन का जोखिम नहीं है। ये डर बहुत सी कंपनियों को होता है। वही ना, मान लीजिए किसी कंपनी ने आज वर्चुअल मशीनों के लिए 3 साल का कमिटमेंट कर दिया, लेकिन 1 साल बाद वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटेनराइज सर्विसेज
जैसे AKS या सर्वरलेस की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो क्या ये रिजर्वेशन उनके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होगा? ये बहुत ही जायज सवाल है और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि एज्योर ने इस चुनौती को बहुत अच्छे से समझा है। अच्छा, तो इसका समाधान क्या है दस्तावेज में? इसीलिए रिपोर्ट में रिजर्व्ड इंस्टेंसेस और एज्योर सेविंग्स प्लान्स फॉर कंप्यूट के बीच के रणनीतिक अंतर को स्पष्ट किया गया है। दोनों में क्या फर्क है? देखिए, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस उन वर्कलोड्स के लिए बेहतरीन है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम स्थिर है और कोई बदलाव नहीं होने वाला। मतलब जहां हमें पक्का पता है कि अगले 3 साल यही मशीनें चलनी है। बिल्कुल। लेकिन अगर भविष्य में आर्किटेक्चरल बदलाव की संभावना है तो सेविंग्स प्लान ज्यादा कारगर होते हैं। वो कैसे काम करते? सेविंग्स प्लान्स में एक निश्चित प्रति घंटा खर्च का कमिटमेंट किया जाता है, किसी खास मशीन का नहीं। ये कमिटमेंट वर्चुअल मशीनों के साथ-साथ एज्योर फंक्शंस या ऐप सर्विसेज पर भी लागू होता है। ओहो, तो मतलब अगर आप VM से सर्वरलेस पर जाते हैं तो भी आपका डिस्काउंट लागू रहेगा? एग्जैक्टली। इससे संस्थाओं को डिस्काउंट भी मिल जाता है और कंप्यूट सर्विसेज के बीच स्विच करने का लचीलापन भी बरकरार रहता है। ये लचीलापन एंटरप्राइज लेवल पर बहुत जरूरी है। अब एक और तरीका जिससे कंपनी अपने मौजूदा निवेश का फायदा उठाती है वो है एज्योर हाइब्रिड बेनिफिट। हाँ, ये माइग्रेशन के दौरान बहुत काम आता है। जिन संस्थाओं ने पहले ही अपने ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर्स के लिए विंडोज सर्वर या SQL सर्वर के महंगे एंटरप्राइज लाइसेंस ले रखे हैं, वे उन लाइसेंस को सीधे क्लाउड में पोर्ट कर सकती हैं। बिल्कुल। इससे माइग्रेशन के दौरान एक ही सॉफ्टवेयर के लिए 2 बार पैसे देने की जरूरत खत्म हो जाती है। ये एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर में बदलने का सबसे स्मार्ट तरीका है। और इसी स्मार्ट तरीके को आगे बढ़ाते हुए डायनामिक वर्कलोड्स के लिए ऑटो स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। ये केवल खर्च बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि सिस्टम की रिलायबिलिटी सुनिश्चित करने का भी एक अहम टूल है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ऑटो स्केलिंग अब कोई नई तकनीक तो रही नहीं है। ये लगभग हर बड़े आर्किटेक्चर का स्टैंडर्ड हिस्सा है। हाँ, आजकल हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन असली चुनौती इसे कॉन्फ़िगर करने में आती है। स्केलिंग के थ्रेशोल्ड को इस तरह सेट करना कि वो यूजर्स को लेटेंसी महसूस होने से पहले ही ट्रिगर हो जाए, ये काफी मुश्किल है। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत क्रिटिकल होती है इसमें। और इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। क्या ऑटो स्केलिंग के कारण बिलिंग आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकती? आप किस तरह के सिनेरियो की बात कर रहे हैं? उदाहरण के लिए, अगर किसी एप्लीकेशन पर कोई डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी DDoS अटैक हो जाए और ट्रैफिक अचानक से लाखों में पहुंच जाए, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से एक बुरा सपना है। वही तो। हाँ। तो क्या ऑटो स्केलिंग बिना रुके नए सर्वर स्पिन अप नहीं करती रहेगी और महीने के अंत में एक बहुत बड़ा बिल जनरेट नहीं कर देगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और यहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन की समझ काम आती है। देखिए, ऑटो स्केलिंग को कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब इसके साथ कोई सेफगार्ड्स लगाने होते हैं? बिल्कुल। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि ऑटो स्केलिंग रूल्स के साथ हमेशा मैक्सिमम इंस्टेंस लिमिट सेट की जानी चाहिए, ताकि सर्वर एक तय संख्या से ज्यादा ना बढ़े, चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, तो एक कैप लगा दिया जाता है। हाँ, और इसके अलावा एज्योर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जिसे हम WAF कहते हैं, और एज्योर DDoS प्रोटेक्शन को फ्रंट एंड पर लगाया जाता है। तो ये टूल्स अटैक वाले ट्रैफिक को फिल्टर कर देते हैं? एग्जैक्टली। ये सुरक्षा परतें किसी भी दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक को सर्वर तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक कर देती हैं। तो ऑटो स्केलिंग तक वो फेक ट्रैफिक पहुंचता ही नहीं है। सही समझे। इसलिए अगर नियम सही से कॉन्फ़िगर किए गए हैं तो ऑटो स्केलिंग केवल वैध या लेजिटिमेट यूजर ट्रैफिक के लिए ही काम करेगी और अचानक आने वाले बिल शॉक से बचा जा सकेगा। उस बिल शॉक से बचने के लिए सिर्फ फायरवॉल ही नहीं बल्कि एज्योर कॉस्ट मैनेजमेंट जैसे मॉनिटरिंग टूल्स का होना भी आवश्यक है। मॉनिटरिंग के बिना तो क्लाउड चलाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। बिल्कुल। ये टूल रिएक्टिव बिलिंग की जगह प्रोएक्टिव कॉस्ट कंट्रोल की सुविधा देता है। इसके जरिए अलग-अलग रिसोर्स ग्रुप्स के लिए बजट सेट किए जा सकते हैं और अलर्ट्स भी सेट किए जा सकते हैं। हाँ, अगर किसी दिन डिप्लॉयमेंट में हुई किसी गलती की वजह से कोई रिसोर्स अचानक से बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस करने लगे, जिसे हम कॉस्ट अनोमली कहते हैं, तो ये सिस्टम उसी वक्त अलर्ट भेज देता है, ना कि महीने के अंत में इनवॉइस आने के बाद, जो कि बहुत बड़ी राहत है। सही बात है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सिर्फ खर्च कम करना एक सफल क्लाउड रणनीति नहीं है। बड़ी तस्वीर से आपका मतलब है परफॉर्मेंस? हाँ, मान लीजिए किसी कंपनी ने बहुत सारे संसाधनों को डाउनसाइज कर दिया और अपना बिल आधा कर लिया, जो कि CFO को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल लगेगा। लेकिन इसके कारण उनके ई-कॉमर्स पोर्टल का रिस्पॉन्स टाइम 2 सेकंड से बढ़कर 8 सेकंड हो गया। ओहो,
8 सेकंड तो इंटरनेट की दुनिया में अनंत काल के बराबर है। वही ना, ऐसे में जो कस्टमर ड्रॉप ऑफ होगा और जो रेवेन्यू का नुकसान होगा, वो बचाए गए क्लाउड बिल से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, यानी सिस्टम की स्पीड, लेटेंसी में कमी और हाई अवेलेबिलिटी को लगातार ट्यून करना जरूरी है। तो मतलब बिना परफॉर्मेंस के कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन असल में बिजनेस को नुकसान पहुंचाना है। बिल्कुल। दस्तावेज में परफॉर्मेंस की दिशा में सबसे पहले लोड बैलेंसिंग और ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का विश्लेषण किया गया है। हाँ, ट्रैफिक को सही से मैनेज करना परफॉर्मेंस की पहली सीढ़ी है। जब हम किसी बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जैसे कि दिवाली की मेगा सेल के दौरान, तो एक ही समय पर लाखों रिक्वेस्ट आती हैं। तब तो सर्वर क्रैश होने का डर रहता है। इसीलिए एजोर एप्लीकेशन गेटवे और एजोर फ्रंट डोर जैसे लेयर 7 लोड बैलेंसर्स का उपयोग किया जाता है। ये तो काफी एडवांस टूल्स हैं। हाँ, मैं इसे ऐसे देखता हूँ जैसे किसी व्यस्त हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को अलग-अलग लेन्स में भेज रही हो, ताकि कहीं भी जाम ना लगे। ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। ये टूल्स न केवल ट्रैफिक को अलग-अलग इंस्टेंसेस में समान रूप से बांटते हैं, बल्कि यूआरएल पाथ बेस्ड राउटिंग के जरिए इमेज या वीडियो जैसी स्टैटिक रिक्वेस्ट को अलग सर्वर पर भेजते हैं। और पेमेंट प्रोसेसिंग जैसी क्रिटिकल रिक्वेस्ट्स को ज्यादा पावरफुल सर्वर्स पर डायरेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक बहुत ही उन्नत रणनीति है। और जब हम ग्लोबल स्केल पर बात करते हैं, जहां यूजर्स दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हों, तो वहां एज्योर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDN का रोल बहुत अहम हो जाता है। ग्लोबल ऑडियंस के लिए तो ये मस्ट हैव है। बिल्कुल। अगर मुख्य सर्वर अमेरिका के ईस्ट कोस्ट रीजन में है और कोई क्लाइंट उसे भारत से एक्सेस कर रहा है, तो नेटवर्क के लंबे सफर के कारण लेटेंसी आना स्वाभाविक है। और आज के समय में जहां माइक्रो सर्विसेज और डायनामिक कंटेंट का बोलबाला है, टाइम टू फर्स्ट बाइट में होने वाली थोड़ी सी भी देरी सीधे तौर पर यूजर रिटेंशन को गिरा देती है। इसीलिए CDN का आर्किटेक्चर डेटा को दुनिया भर में फैले एज लोकेशंस या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पर कैश करता है, ताकि डेटा यूजर के करीब रहे। हाँ, स्टैटिक एसेट्स के साथ साथ अब डायनामिक साइट एक्सेलरेशन के जरिए API रिस्पॉन्स को भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब डेटा यूजर के नजदीकी भौगोलिक सर्वर से डिलीवर होता है, तो नेटवर्क हॉप्स कम हो जाते हैं और एप्लीकेशन की स्पीड में नाटकीय रूप से सुधार आता है। लेकिन देखिए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की गहराई में जाएं, तो नेटवर्क या फ्रंट एंड अक्सर परफॉर्मेंस की असली समस्या नहीं होते। आपका इशारा डेटाबेस की तरफ है। बिल्कुल। ज्यादातर बॉटलनेक्स डेटाबेस के स्तर पर ही होते हैं। वेब टियर कितना भी तेज क्यों ना हो, अगर डेटाबेस किसी जटिल क्वेरी को प्रोसेस करने में समय लगा रहा है, तो पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाएगा। ये तो किसी भी डेवलपर का सबसे बड़ा दर्द है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस रिसर्च में डेटाबेस ट्यूनिंग और कैशिंग पर काफी जोर दिया गया है, जो कि बहुत जरूरी भी है। एज्योर SQL डेटाबेस में DTU और vCore मॉडल्स के बीच सही चुनाव करना परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो ये कि एज्योर में डेटाबेस ट्यूनिंग को बहुत हद तक ऑटोमेट कर दिया गया है। मतलब अब DBA को हर चीज मैन्युअली नहीं करनी पड़ती। नहीं, इंटेलिजेंट इंसाइट्स के जरिए इंडेक्स फ्रैगमेंटेशन और मिसिंग इंडेक्सेस का रियल टाइम में पता लगाया जा सकता है। ये तो बहुत समय बचाता होगा। बहुत ज्यादा। और अगर किसी टेबल पर बार बार एक ही तरह का डेटा सर्च किया जा रहा है, तो हर बार डेटाबेस पे लोड डालने के बजाय एज्योर कैश फॉर रेडिस का उपयोग एक इन मेमोरी डेटा स्टोर के रूप में किया जाता है। तो डेटाबेस तक रिक्वेस्ट जाती ही नहीं है। हाँ, ये रीड हैवी ऑपरेशंस को डेटाबेस तक पहुंचने से पहले ही कैश लेयर से सर्व कर देता है, जिससे बैकएंड सिस्टम का लोड बहुत कम हो जाता है और थ्रूपुट में कई गुना इजाफा होता है। और इन सभी लेयर्स, चाहे वो वेब हो, ऐप हो या डेटाबेस, इनकी सेहत और परफॉर्मेंस को एक साथ ट्रैक करने के लिए एज्योर मॉनिटर और एप्लीकेशन इनसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बिना इसके तो ट्रबल शूटिंग नामुमकिन सी हो जाती है। बिल्कुल। जब कोई आर्किटेक्चर दर्जनों माइक्रो सर्विसेज में बटा हो, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी सर्विस पूरे सिस्टम को धीमा कर रही है। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग काम आती है। एग्जैक्टली। एप्लीकेशन इनसाइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग के जरिए एक रिक्वेस्ट के पूरे जीवन चक्र को ट्रैक करता है। एंड टू एंड विजिबिलिटी मिलती है इससे। हाँ, अगर कोई API कॉल फेल हो रही है या कोई विशिष्ट डिपेंडेंसी टाइम आउट हो रही है, तो इंजीनियर सीधे उस कोड के हिस्से तक पहुंच सकते हैं जहां समस्या है। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को यूजर्स के भौगोलिक रूप से करीब डिप्लॉय करने की रणनीति भी बहुत महत्वपूर्ण है। रीजनल डिप्लॉयमेंट्स की बात कर रहे हैं आप? हाँ,
अजोर की मल्टी रीजन आर्किटेक्चर का फायदा उठाकर एक्टिव एक्टिव या एक्टिव पैसिव डिप्लॉयमेंट्स किए जा सकते हैं। इसका असर तो सीधे तौर पर परफॉर्मेंस पर पड़ता होगा। इसका असर न सिर्फ लेटेंसी को कम करने में दिखता है, बल्कि डिजास्टर रिकवरी की स्थिति में भी एक जीवन रक्षक साबित होता है। वो कैसे? अगर किसी एक डेटा सेंटर या रीजन में कोई बड़ी तकनीकी खराबी आ भी जाए, मान लीजिए कोई आउटेज हो गया, तो ट्रैफिक बिना किसी डाउन टाइम के दूसरे रीजन में राउट हो जाता है, जो कि बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल अपरिहार्य है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? मेरा मतलब है, हमने बात की राइट साइजिंग की, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस के लचीलेपन की, मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट और डेटाबेस ट्यूनिंग की। हाँ, काफी सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर किए हमने। तो अगर एक CIO या क्लाउड आर्किटेक्ट के नजरिए से देखें तो इस पूरे तकनीकी ताने बाने का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? ये सवाल हमें क्लाउड गवर्नेंस के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है, और वो है बिजनेस के लक्ष्यों के साथ तालमेल। अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल्स। हाँ, अक्सर बड़े एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स में रिसोर्स स्प्रॉल की एक बहुत गंभीर समस्या देखने को मिलती है। रिसोर्स स्प्रॉल मतलब संसाधनों का बिना कंट्रोल के बढ़ते जाना? एग्जैक्टली। जब बहुत सारी डेवलपमेंट टीमें लगातार नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही होती हैं, तो वो हजारों की संख्या में नए क्लाउड रिसोर्सेज प्रोविजन करती हैं। जो कि नॉर्मल है काम करने के लिए नॉर्मल है, लेकिन जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो अक्सर अनअटैच्ड डिस्क, खाली पब्लिक IP या बिना इस्तेमाल के चल रहे टेस्ट सर्वर्स बैकग्राउंड में छूट जाते हैं। कोई नहीं डिलीट नहीं करता। और यही ऑर्फन रिसोर्सेज हर महीने बिना किसी वैल्यू के बिल बढ़ाते रहते हैं। हाँ, और बजट सारा इन्हीं में खत्म हो जाता है। इसी चीज को रोकने के लिए मुझे लगता है एज्योर पॉलिसी और सख्त रिसोर्स टैगिंग लागू की जाती है। बिल्कुल सही। टैगिंग के बिना ये पता लगाना असंभव है कि क्लाउड के बिल का कौन सा हिस्सा किस डिपार्टमेंट या किस प्रोजेक्ट से आ रहा है। मतलब जवाबदेही तय करना जरूरी है। हाँ, जब फिनॉप्स कल्चर को अपनाया जाता है तो वित्तीय जवाबदेही और इंजीनियरिंग दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। फिनॉप्स यानी फाइनेंशियल ऑपरेशंस। सही कहा। इसका उद्देश्य केवल बिल को कम करना नहीं है, बल्कि कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन या कॉस्ट पर यूजर को ऑप्टिमाइज करना है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ टोटल बिल मत देखो, यूनिट इकोनॉमिक्स देखो। बिल्कुल। जब उपयोग के मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस टेलीमेट्री का नियमित रिव्यू किया जाता है, तभी ये सुनिश्चित होता है कि हर खर्च किया गया डॉलर बिजनेस के रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर रहा है। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के मुख्य सार को एक जगह समेटें, तो वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में कॉस्ट और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना कोई एक बार का फिक्स नहीं है। नहीं, ये कोई सेट एंड फॉरगेट चीज नहीं है। वही, इसे ऐसा नहीं मान सकते कि आर्किटेक्चर सेट करते समय एक बार कर लिया और फिर भूल गए। ये एक लगातार चलने वाली डेटा ड्रिवन रणनीतिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। राइट साइजिंग टूल्स, सही कमिटमेंट मॉडल्स, इंटेलिजेंट ऑटो स्केलिंग और हर स्तर पर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, इन सबके सही संयोजन से ही सफलता मिलती है। और इसी संयोजन से कोई भी एंटरप्राइज रिलायबिलिटी और स्पीड से समझौता किए बिना बेहतरीन ऑपरेशनल एफिशिएंसी हासिल कर सकता है। मेरी राय में ये सच में एक कंटिन्यूअस लाइफ साइकिल है। डिजिटल ऑपरेशंस को स्केल करने वाले किसी भी लीडर के लिए ये समझना जरूरी है कि प्रोएक्टिव नजरिया अपनाना अब कोई विकल्प नहीं रह गया है। ये एक जरूरत बन गया है। हाँ, ये बाजार की गति के साथ कदम मिला के चलने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। जो भी इस अप्रोच को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के DNA में शामिल कर लेता है, वो न सिर्फ अपने क्लाउड निवेश को सुरक्षित करता है, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस के मामले में भी प्रतिस्पर्धा से काफी आगे निकल जाता है। ये एक बहुत ही सॉलिड टेक अवे है सुनने वालों के लिए। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर शायद थोड़ी गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? देखिए, पूरे दस्तावेज में रिसोर्स स्प्रॉल को रोकने और खर्च को नियंत्रित करने के लिए सख्त फिनॉप्स और गवर्नेंस पॉलिसीज का जिक्र किया गया है। हाँ, मानवीय नियमों और अप्रूवल साइकिल्स की बात हुई है। सही। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आधुनिक क्लाउड सिस्टम्स ऑटो स्केलिंग, प्रिडिक्टिव मशीन लर्निंग और AI संचालित मॉनिटरिंग के जरिए रियल टाइम में, मतलब मिली सेकेंड्स के भीतर खुद को मैनेज और स्केल करने में सक्षम हो रहे हैं। ये सिस्टम्स बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। मैं सुन रही हूँ। क्या भविष्य में जब इंफ्रास्ट्रक्चर पलक झपकते ही खुद ट्रैफिक और लोड के अनुसार निर्णय ले रहा होगा, तब बजट अप्रूवल और रिसोर्स प्रोविजनिंग के लिए जो सख्त मानवीय गवर्नेंस है, जो ह्यूमन अप्रूवल चाहिए होता है, हाँ, क्या वो ह्यूमन अप्रूवल इन सुपरफास्ट और ऑटोमेटेड क्लाउड सिस्टम्स की रफ्तार में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा?
ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हम उस भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं जहां चपलता बनाए रखने के लिए इन स्मार्ट मशीनों को नियंत्रित करने वाली वित्तीय और सुरक्षा नीतियां भी खुद मशीनों को ही लिखनी और लागू करनी पड़ेंगी? मतलब मशीनें ही अपना बजट अप्रूव करेंगी? शायद। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर क्लाउड कंप्यूटिंग और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर की दुनिया को बहुत जल्द विचार करना होगा। इस पर तो एक पूरी अलग चर्चा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।